विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत। प्रश्न तीसरा, पेज नंबर 8। प्रश्न तीसरा, विधि के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। उत्तर: विधि स्रोत शब्द विभिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। कोई विचारक इसका तात्पर्य उन सत्ताओं में लगता है जिनमें विधि की उत्पत्ति हुई है, तो दूसरा उन कारणों से अर्थ लगता है जिनके कारण विधि का निर्माण किया गया है। अभिप्राय यह है कि स्रोत शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में किया जा सकता है तथा इसका एक निश्चित अर्थ निकालना सरल नहीं है। डेल बेकियो के मतानुसार विधियों के स्रोत का मूल आधार मानव स्वभाव में ही अंतर्निहित है। विधि के स्रोत के संबंध में भिन्न भिन्न विधि शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किया है, जो निम्नलिखित हैं। विधि के स्रोत के विषय में ऑस्टिन ने विचार। प्रसिद्ध विधि शास्त्र जॉन ऑस्टिन के अनुसार विधि के स्रोत शब्द को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। विधि के वास्तविक निर्माण को विधि का स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि वह प्रयत्न विधियों का निर्माण करता है। दूसरा, ऐतिहासिक प्रलेखों को भी ऑस्टिन महोदय ने विधि के स्रोत के रूप में माना है। तीसरा, ऐसे कारणों को जो कि विधि के निर्माण के लिए कारणभूत होते हैं, विधि का स्रोत माना गया है। ऑस्टिन ने विधि के स्रोत को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला, प्रत्यक्ष निर्माता। ऑस्टिन के विचारानुसार विधि का प्रत्यक्ष या वास्तविक निर्माता वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जिसके द्वारा नियमों को अनेक मौलिक रूपों में बनाया जा सकता है एवं जो इन नियमों को विधि का संबंधकारी प्रभाव प्रदान करता है। ऑस्टिन महोदय के मतानुसार विधि प्रत्यक्ष निम्नलिखित स्रोतों से निर्मित होती है। पॉइंट नंबर 1, उन व्यक्तियों से जिनके व्यवहार से प्रथाएं बनती हैं। दूसरा, पॉइंट नंबर 2, उन राजनीतिक अधीनस्थ शक्तियों से जो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रही हैं। पॉइंट नंबर 3, समझौते द्वारा एक दूसरे के प्रति कार्य करने की प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति से। पॉइंट नंबर 4, विधानमंडल या न्यायपालिका के रूप में कार्य कर रही शक्तियों। ऑस्टिन का कहना है कि सभी विधियां संप्रभुत्व संपन्न की देती होती हैं। उपरोक्त 4 प्रकार के व्यक्तियों विधि के निर्माण का अधिकार प्रभुसत्ता संपन्न से ही प्राप्त करते हैं, अतः ये व्यक्ति विधि निर्माण के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। ऑस्टिन ने इन अधीनस्थ व्यक्तियों को अलंकृत रूप में विधियों का स्रोत माना है। उपरोक्त अर्थ में सर्वोच्च व्यवस्थापिका उन कार्यों को स्रोत है जिन्हें वह प्रत्यक्ष प्रकाशित करती हैं। अधीनस्थ व्यवस्थापिका या अन्य निर्गमित संस्थाएं उन विधियों का स्रोत है जिन्हें वह प्रभुसत्ता संपन्न की असहमति से बनती हैं एवं प्रकाशित करती हैं। न्यायालय भी विधि का स्रोत है, क्योंकि वह न्यायिक निर्णयों द्वारा विधि का सृजन करती हैं। न्यायालय द्वारा निर्मित विधि पश्चावर्ती न्यायाधीशों पर बंधनकारी होती हैं। पॉइंट नंबर 2, ऐतिहासिक प्रलेख। ये ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं जिनसे विधि के अस्तित्व को माना जा सकता है। उदाहरणतः इस प्रकार के साक्ष्यों में अजस्टिनियन का रोमन विधि के संग्रह, बेक्टन, कोक एवं लिटलट के लेख इत्यादि आते हैं, जिनसे कि इंग्लैंड की विधि विकसित हुई है। सामान्य ने इस प्रकार के स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। तीसरा,
कारण। यह स्रोत उन कारणों को व्यक्त करता है जिनके आधार पर विधियाँ स्थित हैं, जैसे विधेयन, प्रथाएं, धर्म, सामान्य आदि। डॉक्टर एलन ने ऑस्टिन के द्वारा विधि स्रोत शब्द को उपरोक्त अर्थों में प्रयोग किए जाने पर आपत्तियों की है। एलन के अनुसार ऑस्टिन ने जिस अर्थ में इस शब्द का उपयोग किया है, इसके अनुसार रूढ़िगत विधियों को विधि का स्रोत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वह प्रभु सत्ता संपन्न की देन नहीं है। इस प्रकार की विधि केवल व्यवहारिक नियमों में से उत्पन्न हुई तथा कालीन से प्रचलित रहने की वजह से राज्य उस पर औपचारिक शासित लगा देता है। विधि के स्रोत के विषयों में सामंड के विचार। सामंड ने विधि के स्रोत को दो भागों में विभाजित किया है। पहला, विधि के औपचारिक स्रोत। सामंड के मतानुसार विधि के औपचारिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे विधि अपनी शक्तियाँ या वैधता प्राप्त करती हैं, जिनका अभिप्राय राज्य की इच्छा और शक्तियों से है, जो राज्य के न्यायालयों द्वारा निर्णयों के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। सामंड ने कहा है कि किसी नियम को विधि का रूप प्राप्त होने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि वह नियम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। परंतु अनेक विधिशास्त्रियों ने इस विचार की आलोचना करते हुए कहा है कि यदि कोई नियम संसद द्वारा विधि के रूप में प्रयास कर दिया जाता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय द्वारा उसे विधि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। दूसरा, भौतिक स्रोत। भौतिक स्रोत में विधि अपनी वैधानिकता प्राप्त नहीं करती है। यह वास्तव में उन पदार्थों को प्राप्त करती है जिनसे इनका निर्माण होता है। भौतिक स्रोत वे हैं जिनसे हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं कि वास्तव में विधि क्या है। सामंड ने भौतिक स्रोत को दो भागों में विभक्त किया। ऐतिहासिक स्रोत। पॉइंट नंबर दूसरा, विधि स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत। पॉइंट नंबर 1, विधि के ऐतिहासिक स्रोत विधि के विकास को प्रभावित करते हैं तथा विधि निर्माण के लिए सामग्री जुटाते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों का संबंध विधिक इतिहास से है, न कि विधिक सिद्धांतों से। अतः इन स्रोतों के पीछे विधिक मान्यता नहीं है। इस प्रकार के स्रोत अप्रत्यक्ष रूप से विधि के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये विधि के पदाधिकारी स्रोत नहीं होते हैं, बल्कि अनुसारी स्रोत होते हैं। पॉइंट नंबर 2, विधिक स्रोत। इन स्रोतों को विधि के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये प्रकाशित स्रोत होते हैं। सामंड के अनुसार ये स्रोत ऐसे द्वारा हैं जिनके माध्यम से ये सिद्ध विधि में प्रवेश करके नए कानूनों का स्वरूप धारण कर लेते हैं। विधिक स्रोत निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। विधेयन। इस प्रकार की विधेय राजनीतिक समाज की उस सत्ता संपन्न शक्ति द्वारा घोषित की जाती है जिन्हें कानून के रूप में राज्य के सभी न्यायालयों द्वारा मान्य किया जाता है। उदाहरण, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भारतीय सुख अधिनियम आदि। पूर्ववर्तियाँ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को भविष्य में उनके सामने आने वाले सामान्य वादों में पूर्व उदाहरण के रूप में लागू किया जाता है। पूर्ववर्तियों
पूर्व पंक्तियों को न्यायालय द्वारा विधि के रूप में स्वीकार किया जा गया है। सभी अधीनस्थ न्यायालय अपने वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार निर्णय देने के लिए बाध्य होते हैं, परंतु एक राज्य का उच्च न्यायालय दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय का अनुसरण करने हेतु बाध्य नहीं होता है। रूढ़िजन्य विधि। ये विधियाँ उन प्रथाओं से उत्पन्न होती हैं जो विधि द्वारा व्यवहारिक नियमों के रूप में स्वीकार की जाती हैं। उदाहरण, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुछ आदिम जातियों में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित है कि केवल फूल माला डालकर विवाह की रस्म पूरी कर ली जाती है। इसलिए इस प्रथा को विधि के रूप में वैधता प्राप्त है एवं इस प्रकार के विवाह वैध विवाह माने जाते हैं। परंपरागत विधि। परंपरागत विधि लोगों द्वारा आपस में किए गए समझौते से निकालती है। यह केवल उन व्यक्तियों के प्रति बंधनकारी होती है जो उस विधि के निर्णय के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। इस तरह से सामंत के विचार से उपरोक्त 4 प्रकार की विधियां ही विधि की प्रमुख स्रोत होती हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार की विधियां विधि का स्रोत तो आवश्यक होती हैं, परंतु वे न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं करती हैं। वे केवल पथ दर्शक का कार्य करती हैं। विधि के स्रोत के विषय में प्रोफेसर कीटन के विचार। प्रोफेसर कीटन विधि के औपचारिक स्रोत को विधि के स्रोत के रूप में मान्य नहीं करते हैं। कीटन के अनुसार आधुनिक मानव सदस्यों में विधि का औपचारिक स्रोत केवल राज्य होता है, परंतु राज्य विधि को केवल कानून करता है, इसलिए यह विधि का वास्तविक स्रोत नहीं है। इस तरह कीटन सामंत द्वारा कथित विधि के साहित्य स्रोत की भी आलोचना करते हैं, क्योंकि इससे न तो विधि जन्म ही लेता है और न उससे प्रारंभ ही होता है। यह तो विधि का ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। इस तरह सामंत के विधि स्रोतों के वर्गीकरण की आलोचना करने के पश्चात कीटन ने विधि के निम्नलिखित स्रोतों का उल्लेख किया है। बंधनकारी स्रोत। इस प्रकार के स्रोत न्यायाधीशों के विवेक पर पूर्ण कर लेता है, जिसके मतानुसार न्यायाधीश स्वेच्छाकारी निर्णय नहीं दे सकते हैं। उन्हें विधियों के आधार पर ही निर्णय देना होता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: रूढ़ित विधियाँ, विधान विधियाँ, न्यायिक पूर्ववर्तीय विधियाँ। अनुनायी स्रोत। यह प्रभावकारी स्रोत। यह स्रोत नैतिक तथा परिस्थितियों की विलक्षणता पर आधारित होते हैं। न्यायालय इस प्रकार के स्रोत को तभी मान्यता देता है जब उनके विधियों में कोई भी बंधनकारी स्रोत उपलब्ध नहीं होता है। अतः इस प्रकार के विधि स्रोतों के विषय में न्यायाधीश द्वारा अपने सहविवेक का उपयोग किया जा सकता है। यह निम्नलिखित प्रकार के स्रोत हैं: नैतिक। पॉइंट नंबर 1, नैतिकता या सामयिक सिद्धांत। पॉइंट नंबर 2, व्यावसायिक अभियंता। हॉलैंड के अनुसार विधि के स्रोत का आशय विधि के निम्नलिखित क्षेत्रों तक ही रखा जाना चाहिए। पहला, वह सामग्री जिसके लिए विधि के विषय में जानकारी उपलब्ध हो सकती है या विधि संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की सामग्री को विधि का साहित्य स्रोत कहा जा सकता है। विधि का यह एक ऐसा स्रोत है जिसके आधार पर विधि व्यावसायिक या इच्छुक व्यक्ति विधि उपबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विधि संबंधी ग्राह्य टीकाएं एवं लॉ रिपोर्ट आदि समाविष्ट की जाती हैं।
व्युत्पन्न विधि के स्रोत के रूप में उन कारणों का समावेश है जिनके परिणामस्वरूप विधि नियम अस्तित्व में आते हैं, जो आगे चलकर कानून का रूप धारण कर लेते हैं। प्रथा, रूढ़ियाँ आदि विधियों के इस प्रकार के स्रोत। तीसरा, विधि को बंधनकारी प्रभाव दिलाने वाली शक्तियों को विधि के औपचारिक स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। यह वह शक्तियाँ हैं जो किसी नियम को कानून का रूप प्रदान करती हैं। विधि को राज्य की शक्तियाँ वैधता प्राप्त होती हैं, इसलिए राज्य को विधि का औपचारिक स्रोत माना गया है। चौथा, विधि के स्रोत के रूप में उन संस्थाओं या राज्य के अंगों का भी समावेश है उनके द्वारा या तो राज्य पूर्व प्रचलित अधिक संप्रयुक्त नियमों को मान्यता प्रदान करती हैं या विधियों की संरचना करती हैं, जैसे न्यायिक निर्णय, विधान तथा सामान्य आदि।